हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी लोग फिर से आ चुके हैं एक न्यू वीडियो लेके, जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली सेक्शन बी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे इससे पहले जो वीडियो आ चुकी थी उसमें सेक्शन बी के आधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और अब सेक्शन बी के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो बात समझ आ रही है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो बेसिकली हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। क्या हमें बताइए, जैसे मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि स्टार्स ट्विंकल करते हैं, तो उस तरीके से प्लैनेट्स भी तो ट्विंकल करने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर मतलब हमारे बेसिकली एटमॉस्फेयर, हमारे एनवायरनमेंट में प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते हैं। तो सबसे प्लैनेट्स प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। तो जो प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते हैं, तो सबसे पहला कारण क्या है कि स्टार्स जो है वो अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है। क्या है? अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है। लेकिन जो प्लैनेट्स रहते हैं ये अर्थ के बहुत ज्यादा पास रहते हैं। तो सबसे पहला रीजन आएगा कि प्लैनेट्स आर वेरी नियर टू दी अर्थ। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि जो प्लैनेट्स है, क्या है? जो प्लैनेट्स है वो एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेज है। जैसे स्टार क्या था? एक पॉइंट साइज सोर्स था जहां से स्टार लाइट आ रही थी। लेकिन जो प्लैनेट है ये प्लैनेट साइज में बड़े रहते हैं, जिसकी वजह से जो प्लैनेट्स रहते हैं, प्लैनेट्स आर कलेक्शन ऑफ प्लैनेट्स आर कलेक्शन ऑफ पॉइंट साइज्ड सोर्सेस। जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से ये पॉइंट साइज सोर्सेस से जब लाइट आती है, ये अलग अलग पॉइंट साइज सोर्सेस हमें लाइट देंगे, तो होता है क्या, जब इन पूरे पॉइंट साइज सोर्सेस का लाइट हम लोग सम अप करते हैं तो ये क्या होता है? बेसिकली नलिफाई हो जाता है। तो जिसकी वजह से द लाइट फ्रॉम ऑल पॉइंट साइज सोर्सेस गेट नलिफाई या फिर कैंसल आउट। इसी की वजह से फिर प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। इसी की वजह से प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते। बोलो, बात समझ आ रही है? तो सबसे पहला रीजन क्या है? एज कंपेयर टू स्टार्स प्लैनेट्स आर वेरी नियर टू द अर्थ। दूसरा, प्लैनेट्स आर द कलेक्शन ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेस। तो जिसकी वजह से हर पॉइंट लाइट सोर्सेस लाइट एमिट करेगा। क्या एमिट करेगा? लाइट एमिट करेगा। और जैसे ही लाइट एमिट करेगा तो हर पॉइंट साइज सोर्सेस से लाइट क्या हो जाएगी? बेसिकली नलिफाई हो जाएगी और हमारी आंखों तक वो लाइट ट्विंकल के फॉर्म में नहीं पहुंचती। इसकी वजह से अर्थ जो है बेसिकली ट्विंकल नहीं करते। बोलो, बात समझ आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेनबो? ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो व्हाट इज रेनबो? तो याद रखना, रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट formed by dispersion of sunlight by rain drop। ये एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है। क्या है? नेचुरल स्पेक्ट्रम है, जहां पर नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है जो बेसिकली फॉर्म्ड होता है बाय द डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय whom? रेन ड्रॉप। बोलो, बात समझ आ रही है? तो आप लोग को जो 7 कलर्स दिखते हैं, ठीक है, क्या दिखते हैं 7 कलर्स में से? जैसे कि विब ग्योर। ठीक है, क्या दिखता है? विब ग्योर, है ना? विब ग्योर में V इज फॉर वायलेट, I इज फॉर इंडिगो,
ब्लू, B is for blue, G is for green, Y is for yellow, O is for orange and R is for red। बोलो बात समझ आ रही है? तो यही हमको रेनबो में कलर दिखते हैं, यही क्या करते हैं, हमें रेनबो में कलर दिखते हैं। बोलो बात समझ आ रही है? सर अब मुझे इसका डायग्राम भी बनाना है, तो डायग्राम बेसिकली कैसा होगा? डायग्राम के लिए जैसे मान लो ये एक रेन ड्रॉप है, क्या है ये? रेन ड्रॉप है, ठीक है। अब होगा क्या, यहां से लाइट ऐसे आई, ठीक है, यहां से लाइट ऐसे आई। अब हुआ क्या, ये लाइट जैसे ही ये वाले सरफेस पे आई तो यहां से इसका हो गया डिस्पर्जन। क्या हो गया? डिस्पर्जन, ठीक है। यहां से इसका क्या हो गया? डिस्पर्जन। ऐसे करके यहां से बहुत सारी लाइट आ जाएंगी, ठीक है। यहां से ये सारी लाइट गई। अब ये सारी लाइट यहां पर जाकर इनका क्या हुआ? इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या हुआ यहां पे इनका? इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक काम करते हैं, इन लाइट्स के कलर भी चेंज कर देते हैं, तो क्या थोड़ा अच्छा लगेगा। जैसे ये वाली लाइट है, छोड़ो, ठीक है। उसी तरीके से ये लाइट फिर यहां पर आएंगी ऐसे, है ना, और फिर ये लाइट ऐसे चली जाएंगी, तो ये हमें रेनबो के फॉर्म में दिखता है। यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे हुआ है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे क्या हुआ? फिर से रिफ्रैक्शन। क्या हुआ? रिफ्रैक्शन। यहाँ पे डिस्पर्जन के साथ फिर से क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। तो इस तरीके से हमें रेनबो देखने को मिलता है। बोलो बात समझ आ रही है? और कलर्स बेसिकली कैसे फॉर्म रहते हैं? विबग्योर। इसी तरीके से कलर फॉर्म रहते हैं किसमें? रेनबो में। और यहाँ पे ये जो है, ये है बेसिकली आपका रेन ड्रॉप। क्या है? रेन ड्रॉप दैट एक्ट एज स्मॉल प्रिज्म। किसकी तरह एक्ट करता है? स्मॉल प्रिज्म की तरह एक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? व्हाई डज द व्हाई डज द क्लियर स्काई अपीयर ब्लू? तो सबसे पहला पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट मींस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब बेसिकली होता क्या है, ये जो कलर है ये ऐसे अरेंजमेंट रहता है, विबग्योर, ठीक है। इसमें ये जो रेड लाइट है, क्या है? रेड लाइट है, ये लीस्ट स्कैटर होती है। क्या होता है? लीस्ट स्कैटर होती है। और ये जो वायलेट लाइट है ये सबसे ज्यादा स्कैटर होती है, मोस्ट स्कैटर्ड। तो होता क्या है, जब तक ये जो लाइट है, ठीक है, जो स्काई की जो लाइट है ये हमारे आंखों तक पहुंचती है, ये सबसे लीस्ट स्कैटर होती है, तो ये हमारे आंखों पर नहीं आ पाती है। और वायलेट कलर सबसे ज्यादा स्कैटर हो जाती है, तो तब तक ये क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है। क्या हो जाती है? डिसअपियर। तो इसलिए हमारी आंखों में जो लाइट पहुंचती है बेसिकली वो मीडियम, बीच में जो विबगियर के बीच में जो लाइट है वो पहुंचती है, ये, ठीक है। तो ब्लू कलर हमारी आंखों में एंटर करती है, एंटर इनटू आवर आईज ड्यू टू स्कैटरिंग, और इसी की वजह से फिर क्या है? स्काई
अपीयर ब्लू। बोलो बात समझ आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव साइंटिफिक रीजन रेनबो इज विजिबल इन द स्काई ओनली आफ्टर रेन शावर। अब देखो, रेनबो बनाने के लिए मैंने आपको बताया 3 चीजों की जरूरत होती है। एक होता है रिफ्रैक्शन, एक होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन, और एक होता है डिस्पर्शन। अब ये सारी चीजें कौन कर रहा है? कैरिड आउट बाय रेन ड्रॉप। और रेन ड्रॉप कब अवेलेबल रहता है? तो रेन ड्रॉप तो एक ही वक्त पे अवेलेबल रहता है, आफ्टर रेन शावर। बोलो बात समझ रही है? अगर रेन शावर हुआ ही नहीं तो रेन ड्रॉप या फिर मॉइस्चर हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होगा ही नहीं, और एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होगा नहीं तो ये सारे फेनोमेना जो है वो होगा नहीं, जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है किसके लिए? रेनबो के लिए। तो इसलिए याद रखना, आफ्टर एवरी रेन शावर हम लोगों को बेसिकली रेनबो देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी इन रीडिंग द ब्लैक बोर्ड। जैसे कोई बच्चा है लास्ट में बैठा है, उसको पीछे से ये बोर्ड नहीं दिख रहा है, तो उसको दूर का नहीं दिखाई दे रहा है। तो दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? उसको नियर साइटेड है। नियर साइटेडनेस का मतलब कौन सी बीमारी? उसको मायोपिया है। मायोपिया का एक और चीज बोलते हैं नियर साइटेडनेस। क्या बोलते हैं? नियर साइटेडनेस, जिसमें नियर बाय ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट? नियर बाय ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन फार अवे ऑब्जेक्ट्स, कौन से ऑब्जेक्ट? फार अवे ऑब्जेक्ट्स ब्लर दिखाई दे रहे हैं। बोलो बात समझ आ रही है? फार अवे ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखाई दे रहे हैं? ब्लर दिखाई दे रहे हैं। तो आगे क्वेश्चन बढ़ता है, व्हाइल सिटिंग इन द लास्ट रो व्हाट वुड बी द डिफेक्ट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम? तो कौन सी बीमारी है? उसको मायोपिया है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ कैन इट बी करेक्टेड? तो भाई ये करेक्ट कैसे की जाती है? तो याद रखना, इसका बेसिकली करेक्शन कैसे होता है? कौन बताएगा इसका करेक्शन? तो इसका करेक्शन होता है कॉनकेव लेंस। किससे होता है? कॉनकेव लेंस। कोई मुझे बता सकता है यहां पे जो इमेज फॉर्म हुई है, क्या हुई है? इमेज फॉर्म्ड हुई है, वो कहां पे हुई है? बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड द रेटिना और इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, जो बेसिकली आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, कि जो भी अगर इंसान है उसको अगर मायोपिया है तो बेसिकली उसकी इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है? बिहाइंड द रेटिना फॉर्म हो रही है या फिर इन फ्रंट ऑफ द रेटिना फॉर्म हो रही है। ठीक है, क्या है? डिफाइन द टर्म पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, अब सर ये पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है? पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है सर, व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन? ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं हम। अब हमारी आंखों में इमेज कहाँ फॉर्म होती है? नॉर्मल विजन में हमेशा रेटिना पे फॉर्म होती है, चाहे ऑब्जेक्ट एकदम दूर खड़ा हो चाहे ऑब्जेक्ट एकदम पास खड़ा हो, इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी? रेटिना पे फॉर्म होगी। तो बेसिकली इसी चीज को एडजस्ट करने को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये ऑब्जेक्ट चाहे कहीं भी खड़ा हो, मेरी जो इमेज है वो रेटिना पे ही बनती है। ये जो हमारे पास एबिलिटी है, हमारे पास ह्यूमन आई के पास एबिलिटी है, इसी को बोला जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन? इट इज द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई, और लेंस भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ह्यूमन आई में बेसिकली कौन करता है? लेंस करता है। ह्यूमन आई और लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, ताकि हमारी जो इमेज है वो हमेशा कहां पे फॉर्म करे? रेटिना पे फॉर्म करे। सो दैट इमेज is
always formed on retina irrespective of the distance of इमेज। बोलो बात समझ आ रही है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज ह्यूमन आई एंड ऑन विच फेनोमेना डज इट वर्क। तो ह्यूमन आई क्या होता है, हमारे बॉडी का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिससे हमें चीजें दिखाई देती है। तो व्हाट इज ह्यूमन आई, ह्यूमन आई इज एन ह्यूमन आई is an important organ which enable us to see everything around us। कौन से फेनोमेना पे काम करता है, तो याद रखना कौन से फेनोमेना पे काम करेगा, इट वर्क्स ऑन दी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक मत लिखो, ओनली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इट वर्क्स ऑन द फेनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय लेंस। और हमारी बॉडी में भी मतलब आई में कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। बोलो बात समझ आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग व्हाई द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयंस मेड अप ऑफ एन एलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल। ठीक है, अब बेसिकली क्या बोल रहा है, जो हमारे ब्रेड टोस्टर्स रहते हैं, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक आयरन रहते हैं, इनकी जो कॉइल्स रहती है, क्या रहती है, कॉइल्स। ठीक है, ये कॉइल्स एलॉय से बने हुए होते हैं। किससे बने हुए होते हैं, एलॉय से बने हुए होते हैं, मेटल से नहीं बने हुए होते हैं। तो रीजंस क्या हो सकते हैं, सबसे पहला रीजन, एलॉय हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। एलॉय के मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेटल्स, जिसकी वजह से क्या होता है, ये हाई टेम्परेचर पे इजीली मेल्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज इजीली एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, एलॉय के जो ऑक्सीडेशन है वो इजीली नहीं होता है हाई टेम्परेचर पे, बेसिकली वहां पे मेटल्स का इजीली हो जाता है। और तीसरा, एलॉय हैव हाई रेजिस्टिविटी देन मेटल्स, जिसकी वजह से एलॉयज यूज की जाते हैं मेटल की जगह पे, कहां पर, ब्रेड टोस्टर या फिर इलेक्ट्रिक आयरन की कॉइल्स में। बोलो बात समझ आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली क्या है, ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 cells of 2 volt each and a 5 ohm, 8 ohm and a resistor and a 12 ohm resistor and a plate key all connected in series। ठीक है, बहुत आसान है। देखो बेसिकली सबसे पहले बनाएंगे बैटरी। क्या बोला है, 3 सेल है, सेल का डायग्राम क्या होता है, ऐसा होता है। उसमें से मुझे बैटरी बनानी है 3 सेल की, तो बैटरी कैसे बनेगी, ऐसे मैं 3 बना दूंगा, 1 2 3, हर एक 2 2 का है, तो टोटल कितना हो गया, 6 वोल्ट हो गया। तो यहाँ पे मैं देखो वही बनाया है 6 वोल्ट। ठीक है, जिसमें एक प्लग की भी होगी, ये रहा प्लग की। ठीक है, उसमें 3 रेजिस्टर्स है, 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम। और सबसे इंपॉर्टेंट की बात, सब किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो सीरीज में कनेक्टेड है तो
ठीक है, ये 5 ओम, ये 8 ओम और ये 12 ओम। बोलो बात समझ आ रही है? तो ये है बेसिकली डायग्राम जो यहाँ पे पूछा गया है। आपका एक होमवर्क है, क्या होमवर्क है सर? इन्हीं कनेक्शन को आपको पैरेलल में बना के, किसमें बना के? पैरेलल में बना के ड्रॉ करना है। क्या करना है? पैरेलल में बना के ड्रॉ करना है और कमेंट में लिखना है, कमेंट में लिखना है डन। बोलो बात समझ आ रही है? तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने ये ड्रॉ कर चुका है। सीरीज में मैंने आपको बना दिया, पैरेलल में आपको बना के दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट? क्या बोल रहा है कि जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना वोल्ट है? 1 वोल्ट है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। अब मुझे अगर ये 1 वोल्ट आना है तो मेरा वर्क डन भी कितना होना चाहिए? वर्क डन भी मेरा होना चाहिए 1 जूल और मेरा चार्ज भी कितना होना चाहिए? 1 कूलम। इसका मतलब है, मान लेते हैं 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। यहाँ पे कोई चार्ज रखा है, क्या रखा है यहाँ पे? कोई चार्ज। ये चार्ज को यहां से उठाने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? 1 जूल का वर्क करना पड़ेगा और चार्ज भी बेसिकली कितना है? 1 कूलम का है। तब जाके ये दोनों पॉइंट के बीच में जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 1 वोल्ट। तो व्हाट इज 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस? तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट is the 1 joule is the 1 joule of work done to move to move 1 coulomb of charge from A to B point। बोलो बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये होता है बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। बोलो बात समझ आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी मेड। अब याद रखना, जब भी आपको पूछा जाए मैक्सिमम रेजिस्टेंस, क्या पूछा जाए? मैक्सिमम रेजिस्टेंस, तो आप सीरीज वाला फॉर्मूला लगाना। क्या लगाना? सीरीज वाला फॉर्मूला। और जब भी आपसे पूछा जाए मैक्सिमम रेजिस्टेंस, क्या पूछा जाए? मैक्सिमम रेजिस्टेंस, तो आप हमेशा पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाना। क्या लगाना? पैरेलल वाला फॉर्मूला। बोलो बात समझ आ रही है? अब इसमें बेसिकली मेरे से क्या पूछा है? फाइंड द मिनिमम रेजिस्टेंस, मतलब मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? पैरेलल वाला। कौन सा लगाऊंगा? पैरेलल वाला। बोलो बात समझ आ रही है? अब पैरेलल के लिए अगर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो उसका बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टर, वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टर अपॉन टोटल रेजिस्टर। एक रेजिस्टर की वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टर क्या है? 1 अपॉन में 5। टोटल कितने रेजिस्टर है? 5 रेजिस्टर है, तो टोटल 5। तो 1 अपॉन 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 1/25 ओम। बोलो बात समझ आ गई? अगर यही चीज अगर आपको सीरीज में बोल दे, ये बेसिकली किसका है? पैरेलल का है। किसका है? पैरेलल का है। यही चीज अगर आपको इक्विवेलेंट निकालने को बोल दे सीरीज में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन
कनेक्टेड इन सीरीज, तो बेसिकली क्या आ जाएगा N इंटू R, वेयर N इज इक्वल्स टू टोटल रजिस्टर कितने हैं, और R का मतलब होता है वैल्यू ऑफ ईच रजिस्टर। बोलो बात समझ आ रही है? पैरेलल का भी क्लियर हो गया, सीरीज का भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेसिकली असर्शन में द 200 बल्ब ग्लो विद मोर ब्राइटनेस देन 100 वॉट बल्ब, ठीक है। तो ध्यान से देखना, पावर दिया है, ठीक है, और ब्राइटनेस की बात है, तो पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस फॉर्मूला, तो जिसका पावर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जिसका पावर कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और दूसरा, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो इसका अगर रेजिस्टेंस कम है तो इसका हीट भी कम, और इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसका हीट भी ज्यादा, तो ये ज्यादा ब्राइटनेस के साथ ग्रो करेगा, सॉरी, तो ये कम ग्लो करेगा और ये ज्यादा ग्लो करेगा, है ना, और ये थोड़ा कम ग्लो करेगा। ये थोड़ा कम ग्लो करेगा, तो सबसे पहला तो सही है, तो असर्शन इज ट्रू। रीजन क्या है, 100 वोल्ट बल्ब हैज मोर रेजिस्टेंस, जिसकी भाई पावर ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हुआ, 200 वाले का रेजिस्टेंस कम और 100 वोल्ट वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा। जब 100 वोल्ट वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा, तो ये रीजन भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्या हो गया, ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। बोलो बात समझ आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज, ठीक है। देखो इसमें क्या पूछ रहा है, दो चीज पूछी है, एक पूछा है कॉर्ड और दूसरा पूछा है एलिमेंट। अब ध्यान से देखना, कॉर्ड का बेसिकली, कॉर्ड का जो रेजिस्टेंस रहता है, क्या रहता है कॉर्ड का रेजिस्टेंस, ठीक है, तो इसको बोल देते हैं आर सी, और एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस रहता है आर ई मान लेते हैं, ठीक है। अब बेसिकली जो कॉर्ड का रेजिस्टेंस रहता है, कॉर्ड का रेजिस्टेंस वो ज्यादा, कॉर्ड का रेजिस्टेंस जो रहता है वो कम रहता है एज कंपेयर टू दी रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट, और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलता ही है हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आर, तो जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो बेसिकली ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा और वही ज्यादा ग्लो करेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? इसी की वजह से Hc जो है, मतलब हीट ऑफ कॉर्ड इज ग्रेटर देन हीट ऑफ एलिमेंट, तो इसी की वजह से जो एलिमेंट है वो ग्लो करता है, लेकिन जो कॉर्ड है, कॉर्ड ग्लो नहीं करती है। बोलो बात समझ आ गई? तो कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर डज नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले बताओ इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पेयर। क्या होती है? एम्पेयर। और मुझे यहाँ पे बेसिकली डिफाइन करना है व्हाट इज 1 एम्पेयर, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 एम्पेयर इज द इलेक्ट्रिक current when when 1 coulomb of charge is flowing in
यूनिट टाइम, ठीक है, क्योंकि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी। अगर मुझे I को 1 एम्पेयर रखना है तो ये भी मेरा 1 कूलम होना चाहिए और ये भी मेरा 1 सेकेंड होना चाहिए। बोलो बात समझ आ रही है? इसलिए मैंने लिखा 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन यूनिट टाइम। बोलो बात समझ आई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज नीडेड टू मेक अ करंट ऑफ 0.02 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू अ वायर। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 10 वोल्ट का दे रखा है, करंट कितना दे रखा है 0.02 एम्पियर। अगर मैं यहां से R निकालना चाहूं तो V बाय I, फॉर्मूला क्या होता है ओम्स लॉ का, ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर। V कितना है 10, I कितना है 0.02 और R कितना है निकालना है, तो R इज इक्वल्स टू 10 अपॉन में 0.02। ये ऊपर गया 10 आ गया, यहां से मैंने डेसिमल हटाया तो ऊपर 100 आ गया, 2 1 जा 2 5 जा, तो R कितना आ गया 500 ओम। ठीक है, What potential difference is needed to make a current of 250 मिली एम्पेयर? अगर मेरे को 250 मिली एम्पेयर बनाना है, सबसे पहले इसको एम्पेयर में करो, तो 250 इंटू 10⁻³ एम्पेयर। अब मुझे बताना है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो V इज इक्वल्स टू आई आर। आई कितना आया है 500 इंटू 250 इंटू -3। बात समझ आई? तो ध्यान से देखो, 500 इंटू 250, 250 ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10, कितना आया 125 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 125 वोल्ट। बोलो बात समझ आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 400 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन 4 सेकेंड। कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है 400 जूल, कितने टाइम में 4 सेकेंड में। कितना रेजिस्टेंस है 4 ओम रेजिस्टर है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, मुझे क्या निकालना है V निकालना है। तो देखो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग याद है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग याद है, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। लेकिन मुझे तो क्या निकालना है V निकालना है। तो ओम्स लॉ के हिसाब से, ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल्स टू आई आर, तो I इज इक्वल्स टू V बाय R। तो ये I की जगह पे मैं क्या डाल दूंगा V स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू R इंटू टी। एक R से एक R गया तो कितना बचा V स्क्वायर R इंटू टी। बोलो बात समझ आ गई? हीट कितना दिया हुआ है 400, V कितना है V स्क्वायर मेरे को निकालना है, R कितना है 4, फिर T कितना है T भी है 4, 4 से 4 गया तो V स्क्वायर आया 400, तो V इज इक्वल्स टू अंडर रूट 400। तो बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू 20 वोल्ट। बोलो बात समझ आ गई? तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल। 5 volt electric potential difference is applied between two ends of a conducting wire। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 5 वोल्ट दिया है। इस 600 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज कितना दिया है 600 कूलम, passes through it in 10 minutes। टाइम कितना दिया है 10 मिनट्स, तो इसको पहले कर देंगे सेकंड्स में, 10 इंटू 60 दैट इज 600 सेकंड्स। ठीक है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो V इज इक्वल्स टू आई आर। कौन सा लॉ है ये ओम्स लॉ है। कौन सा लॉ है ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ। V कितना है 5 वोल्ट। ठीक है, I की जगह मैं लिख सकता हूं Q बाई टी इंटू R, क्योंकि व्हाट इज I, I इज इक्वल्स टू Q बाय
टी, ठीक है। तो 5 क्यू कितना है, क्यू मेरा कितना दिया हुआ है 600, टाइम मेरा कितना दिया हुआ है 600, ठीक है, इंटू आर, 600 गया तो आर इज इक्वल्स टू 5 ओम। बोलो बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको बोर्ड एग्जाम में दिख जाएंगे, तो ज्यादा घबराना नहीं है। बेसिकली आपको फॉर्मुलाज अगर याद होंगे तो आप न्यूमेरिकल्स इजीली कर सकते हो। और कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, खाली आपको एक चीज याद रखनी है, आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। अगर आप प्रैक्टिस एंड कैलकुलेशन, क्या कैलकुलेशन अगर आपने ढंग से कर रखी है तो आपका हर न्यूमेरिकल आप बढ़िया से एकदम तोड़ मोड़ के आओगे, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको न्यूमेरिकल के लिए। बोलो बात समझ आ रही है। तो प्रैक्टिस और कैलकुलेशंस आप इजीली पेन से करते रहो, कर दो, नहीं आ रही 10 बार लिखो, 10 बार लिख लिख के याद करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, आप कोई भी न्यूमेरिकल इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली क्या रहेगा, give scientific reason it is not advisable to connect an electric bulb an electric heater in series. It is not advisable to connect bulb and heater in series because, अब देखो बेसिकली एक बल्ब और एक हीटर दो अलग अलग चीज है, दोनों की रिक्वायरमेंट भी क्या है, अलग अलग है। तो अगर आप खुद सोचो, अब एक 20 किलो का आदमी, 20 किलो का बच्चा है, उसको आप अगर खाना खाने को दे दो, एक एडल्ट वाला जो खाना उसको आप खाना खाने को दे दो, क्या वो मतलब बेसिकली उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो पाएगी? उनकी रिक्वायरमेंट थोड़े खाने की है, आपने उसको दे दिया एकदम भरपेट खाना, क्या वो खा पाएगा? नहीं खा पाएगा ना। तो उसी की तरह सेम ये बल्ब एंड हीटर है। बल्ब एंड हीटर, बल्ब and heater both have different requirement of power supply। तो अगर आप पावर सप्लाई डिफरेंट है और सीरीज में दे दोगे तो सीरीज में सबके लिए तो पावर सप्लाई सेम ही रहता है, तो इन दोनों की रिक्वायरमेंट तो अलग अलग है, इसी की वजह से इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट नहीं किया जाता। और दूसरा, इफ एनी वन अप्लायंस may get damaged, then other will also not work। बोलो बात समझ आ गई। तो इसीलिए इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करने के लिए मना किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field largest? हमेशा याद रखना, जब भी आपको फोर्स ज्यादा चाहिए, क्या चाहिए? ज्यादा। ज्यादा का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम। तो हमेशा आपका थीटा बना देना 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है कि परपेंडिकुलर कर देना। क्या कर देना? परपेंडिकुलर कर देना। बोलो बात समझ आ रही है, ठीक है। लेकिन वही अगर मेरे को फोर्स चाहिए मिनिमम, क्या चाहिए? मिनिमम, तो थीटा कर देना 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब सेम डायरेक्शन में। बोलो बात समझ आ रही है। तो ये दो चीज याद रखना, काफी बार पूछा गया है सेक्शन ए में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री कलर वायर्स विल रिजल्ट इन शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कैसे होता है? तो बेसिकली शॉर्ट सर्किट होता है व्हेन लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, live wire and neutral wire come in contact with each other। आपके डोमेस्टिक में
आपको दो बार दिखता है, एक के ऊपर लाल कलर की कोटिंग होती होगी और एक के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग। बेसिकली उसमें से एक लाइव वायर होता है और एक न्यूट्रल वायर होता है। जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाता है तो दोनों मिलकर क्या कर देते हैं, घर में शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। बोलो बात समझ आ रही है? स्टेट व्हाट हैपेंस टू द करंट इन द सर्किट इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट। अब जब भी शॉर्ट सर्किट होगा तो एक्सेसिव amount of electric current will flow through सर्किट। बोलो बात समझ आ रही है? ठीक है, तो भाई आज के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो आप जाके एक बार ये देखिएगा वीडियो, फिर से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। आप एक बार पेन और पेपर पे भी जो न्यूमेरिकल्स है उनको सॉल्व करिएगा। ठीक है, अभी सेक्शन बी के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली मैं न्यू वीडियो में लेकर आऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।